हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, गुलाम वंश। लास्ट क्लास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखा था और कैसे भारत को कुबाचा के बीच में एल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक को बांट दिया गया था। बख्तियार खिलजी का हमने देखा था। इस प्रकार से उसने लखनौती नादिया को जीता था, सारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुर विश्वविद्यालय और अपने नालंदा को पुनः नष्ट किया था। ठीक है ना। आज जो शुरुआत करने वाला है गुलाम वंश। हाँ, गुलाम वंश शुरू करने वाला है, गुलाम डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में और एक विशेष टॉपिक है। क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है वो आपको पता चलेगा पढ़ते समय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि गुलाम वंश वगैरह बता दूं, कुछ शासक बता दूं, बहुत डीप में जाने वाले हैं। मतलब इतना कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहे, ठीक है ना। कोई क्लास अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चल रही है, नहीं एक चीज मेरे माइंड में आ गया, अगर आपने इन क्लासों को सपोर्ट किया ना, तो मैं एक बार समग्र इतिहास करके क्लास लेके आऊंगा और तो पूरा एक ऐसा सीरीज बनाऊंगा ना, ऐसे हाथ से लिखा हुआ, कि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुलाम वंश की जब बात करते हैं तो 1206 से 1290 के बीच में वो गुलाम वंश दिखता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको अपन लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं और साथ में इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। क्या इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। इस बातों को आपको याद रखना है। याद रखना, जो फारसी इतिहासकार हैं, यहाँ पे कई इतिहासकार इनको अलग अलग नाम देते हैं। जो फारसी इतिहासकार हैं वो तुर्क शासकों को जिन्होंने भारत पर शासन किया उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि उनको मुइज्जी बोलते हैं, वो लोग मुइज्जी थे। जैसे हम लोग गुलाम बोलते हैं, ऐसे लोग मुइज्जी बोलते हैं। कुतबी बोलते हैं, कुतबी थे। शमसी थे या बलबनी थे। एक कौन फारसी इतिहासकार नाम देते हैं उन तुर्कों के लिए जिन्होंने भारत पर शासन किया था, जिन्होंने भारत पर शासन किया था। इस बात को आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, जब बात करते हैं आधुनिक इतिहासकारों की, तो आधुनिक इतिहासकार तुर्कों के लिए भी अलग अलग नाम यूज करते हैं। जैसे कि कई बार इनको पठान बोला जाता है कि पठान लोग थे, ये लोग गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है ना। आरंभिक तुर्क थे, आरंभिक तुर्क नाम देते हैं इनके लिए भारत में, ठीक है ना। ममलुक देते हैं, ममलुक, ये ममलुक है, ठीक है ना। साथ में आपको इलवरी भी देते हैं। तो ये आधुनिक इतिहासकार इनको नाम देते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? आपको पता होना चाहिए, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में, अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई थी 1206 में, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके जो दास थे, उसके जो सेनापति थे, उन्होंने ही उसके साम्राज्य को 3 भागों में बांट लिया था। और उसी दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का क्षेत्र प्राप्त किया था। जो आगरा वाला, दिल्ली वाला, लाहौर वाला क्षेत्र, उसको प्राप्त किया था। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो चूंकि वो लोग गुलाम थे, दास थे, तो वो लोग दास्ता को, क्या जो गुलाम शब्द है कहाँ से आया बेटा? दास्ता से आया। क्या जो गुलाम वंश नाम आया कहाँ से आया? दास्ता की भावना से आया। दास्ता की, ये लोग दास थे, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को दास कहा कि हम दास है, राजा नहीं है, ठीक है ना। ठीक। लेकिन क्या बात है कि कोई व्यक्ति गुलाम रहते हुए शासक तो बन नहीं सकता है। अतः गुलाम वंश का नामकरण है, इसका विरोध यदि हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, तो दो यदि हम गुलाम बोलते हैं, गुलाम किससे आता है? दास्ता की भावना से आता है। कई इतिहासकार क्या बोलते हैं, इसको गुलाम वंश नाम देना सही नहीं है। कई इतिहासकार क्या बोलते हैं, इसको गुलाम वंश नाम देना सही नहीं है। हमने तो गुलाम कहाँ से आया पूरा देखा। वो गुलाम क्या, तो दास्ता का प्रतीक होता है। चूंकि कोई दास है, तो दास शासक कैसे बन सकता है? दास शासक कैसे बन सकता है? इसलिए इतिहासकार बोलते हैं कि इसको गुलाम नाम देना उपयुक्त नहीं है। एक क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आते हैं, एग्जाम में से नहीं पूछा जाएगा, आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा कि इनको गुलाम कहना उचित है कि नहीं है, ऐसे है कि नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली के जो शासक थे, वो प्राय दासता से मुक्त कहे जाते हैं, कि दासता से मुक्त हो चुके थे। ऐसी बात आती है ममलुक। ममलुक का अर्थ क्या होता है? तो ममलुक का अर्थ क्या होता है बेटा? देखो, तो ममलुक क्या होते हैं? ममलुक वंश इसको इसलिए कहते हैं। ममलुक कौन होते हैं? तो ममलुक वो दास होते हैं, ममलुक वो दास होते हैं, सुनना, दासता से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न गुलामों से है। क्या ममलुक का अर्थ क्या है?
दासता से मुक्त हो चुके माता पिता के बच्चे। दासता से मुक्त माता पिता से उत्पन्न गुलामों से, तो हम लोग क्या ममलुक कहते हैं, इनकी भी जगह कहते हैं ममलुक कहते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे भी दास्ता सब जुड़ा हुआ है, तो तब ममलुक की संख्या भी उचित नहीं है क्या। इसके पीछे भी दास्ता लिखा ना, तो दास भाई भाई बात है कि दास लोग शासक नहीं बनते हैं, इसलिए इनको ममलुक कहना भी उचित नहीं है, ठीक है ना। ममलुक कहना भी उचित नहीं है। ऐसा देखा जाता है इतिहास में कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर शेष सभी गुलाम बंधन से मुक्त हो चुके थे और उनके उत्तराधिकारी कभी भी गुलाम नहीं रहे थे, इसलिए इनको सही रूप से क्या इलवरी कहना ही इनको उचित है। इलवरी वंश के थे तो इलवरी तो कहलाएंगे, इलवरी कहना ही उचित है, याद रखना। तो आपसे पूछ सकते हैं इनको हम गुलाम वंश कहते हैं, ममलुक कहते हैं, इलवरी कहते हैं, भारतीय इतिहास का मुइज्जी, कुतुबी, शमसी, बलबनी कहते हैं, आधुनिक पठान कहते हैं, आरंभिक तुर्क कहते हैं। बट कोई पूछ सकता है आपसे गुलाम क्यों नहीं कहना चाहिए, मामलुक क्यों नहीं कहना चाहिए, ठीक है, इलवरी क्यों उचित है, इलवरी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी का कथन है आपका, मोहम्मद गौरी का, यहाँ पे कथन लिखना मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी कहता था कि क्या मोहम्मद गौरी क्या कहता था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, क्या मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान है, क्या मेरे दास मेरे पुत्रों के समान है, जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। मेरे दास मेरे पुत्रों के समान है, जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे वैभव, मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। तो कई इतिहासकार इसके माध्यम से गुलाम और मामलुक को सही ठहराते हैं कि भाई वो अपने दासों को दास मानता नहीं था, वो पुत्र मानता था। तो ऐसे ये चर्चा वाले विषय, इतिहास चर्चा का विषय देखो, जितना अच्छा चर्चा कर सकते हो उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, उतना अच्छा लेक्चर पता चल रहा है, पढ़ाने के लिए बैठ के जाके कोई स्टूडेंट इनको गुलाम क्यों कहते थे, गुलाम कहना क्यों उचित नहीं है, तो आप थोड़ी ना बोल पाओगे नहीं मैं बाद में बताता हूँ सर, अभी नहीं पता मुझे, लेकिन एक बार इंटरव्यू चल जाए। बट आप यदि स्टूडेंट से इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो उनकी खुशी को टाल नहीं सकते हो, बराबर ना। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, और हमने देख ही लिया था कि मोहम्मद गौरी के बाद क्षेत्र में कैसे हुआ, तीन क्षेत्रों में बटा था कि नहीं। तो यहाँ पे यल्दौज का हो गया था, यहाँ पे कुवाचा आपको देखने मिलेगा कच्छ उच्च प्रदेश में, मुल्तान में, है कि नहीं। यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलेगा। यल्दौज क्या करता है आगे चलकर, भारत पर दावा करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की टांग खींच देता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना कैसे कैसे हुई, कैसे आया, कुछ कहानी बता दी है, गुलाम वंश का नामकरण बता दिया, कैसे नामकरण हुआ है, क्यों उनको गुलाम कहते हैं, क्यों ममलुक कहते हैं, क्यों एलवरी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुतुब क्या गुलाम वंश के प्रमुख शासक, क्या गुलाम वंश के प्रमुख शासक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे हम लोग। इसी में हम लोग आराम शाह, थोड़ा बहुत इल्तुतमिश, यहीं पे बहराम साहब आपके आ जाएंगे, यहीं पे रजिया आ जाएंगे आपकी, आगे बलबन आपके आ जाएंगे, बीच में और भी छोटे छोटे आएंगे, तो उनसे ज्यादा आपको मैन कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, इनको मैन देखना है हमें। शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब एक एक पॉइंट आपको लिखने चलना है, ठीक है ना, और समझते चलना है। कैसे करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करते हैं हम लोग और समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसकी कहानी क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब तुर्की राज्य किसे कहते हैं समझ में आ गया ना, आपको भी बताया, तुर्की राज्य का संस्थापक इसको कहा जाता है, ठीक। अच्छा ऐबक क्या है, ऐबक एक तुर्की शब्द है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक क्या है आपका, ऐबक क्या है, तुर्की शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। इस बात को भी आपको याद रखना है, एक बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड वगैरह में।
चंद्रमा का देवता कहा जाता है। इस बात को आपको रखना है। एवक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? एवक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। मतलब आगे देखना, इल्तुतमिश गद्दी बैठेगा ना तो उसका दामाद कहलाएगा इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश से किया था एवक ने अपनी पुत्री का विवाह, इल्तुतमिश से किया था। ठीक है ना। अपनी बहन का विवाह तो अपनी राजनीति कैसे मौजूद कर रहा है? अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से किया था। नसरुद्दीन कुबाचा से किया था, इस बात को आपको रखना है। और स्वयं ने क्या किया था? स्वयं ने, तो स्वयं कैसे कल भी बताया था, स्वयं ऐसे लिखते हैं, एलदोज की बहन से किया था, एलदोज की पुत्री से। तो स्वयं एलदोज का दामाद बन गया था। ये इसका व्यक्तिगत जीवन है, याद रखना इस बात को। ठीक है ना। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था बेटा? मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद ऐसे लिखते हैं, मोहम्मद, ये वाला मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी ने ऐसे किया। अमीर, अब यही भी लिखते चल रहा हूँ मैं लगातार, आप भी पॉइंट लिखते जा रहे होंगे उम्मीद है। मोहम्मद गौरी ने क्या, मोहम्मद गौरी ने ऐसे किया, अमीर आखुर, अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर क्या है? शाही अस्तबल का प्रधान, जो आपका राजकीय घोड़ाशाला होती है ना, घोड़शाला, उसका प्रधान, शाही अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे, नियुक्त किया था। इस बात को आपको रखना। इसी अधिकार से उसने गौरी के साथ अभियान में भाग लिया था। तराइन की लड़ाई के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक को भारत में छोड़ दिया गया था। तराइन की लड़ाई कब हुई थी? 1192 में। तराइन के बाद क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐबक ऐबक को कहाँ पे, मोहम्मद गौरी ने भारत में छोड़ दिया था। पता होना चाहिए आपको, भारत में छोड़ दिया था, मतलब भारत के विजित प्रदेशों का प्रभारी बनाया था। ठीक है ना। और गौरी की मृत्यु के उपरांत गयासुद्दीन महमूद ने क्या, ऐबक के पास राजचिन्ह ध्वज बेचकर उसकी सत्ता को मान्यता दी थी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऐबक को 1208, अब देखो 1206 मृत्यु हुई थी, तुरंत ही अपने को शासक नहीं बनाता, आगे चलना समझ में आएगा आपको। वही से 1208 में क्या करते भाई साहब को, 1208 ईस्वी तक मलिक और सिपाही सलाहकार की पदवी से संतुष्ट रहा था। क्या, 1208 तक अपने आप को क्या, मलिक और सिपाही सलाहकार के रूप में देखता था। ठीक है ना। फिर 1208 में, 1208 ईस्वी में क्या, ऐबक दासता से मुक्त हुआ था, अपने आप को दासता से या दासता से मुक्त किया था। इस बात को आपको याद रखना है। माना जाता है कि ऐबक ने अपने शासक बनने के कुछ समय तक इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। इंद्रप्रस्थ क्या, वर्तमान की दिल्ली। और फिर उसने गजनी के शासक एल्दोज के खतरे से बचने के लिए यहाँ लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना। तो यहाँ कहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन आपको याद रखना है, आरंभिक दौर में, आरंभिक दौर में इंद्रप्रस्थ पर इसका सैनिक मुख्यालय था, या राजधानी बोल लो, कुछ ही बोल दो, सैनिक छावनी बोल दो। इतनी बातों को आपको याद रखना है। वन लाइनर चाहिए थी, तो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको बताई। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा, उदंतपुरी, विक्रम सर्वस्व नष्ट किया था, उसकी मृत्यु भी 1206 में हो जाती है, बख्तियार खिलजी। क्या, उसकी मृत्यु कब हो जाती है? अरे यार, इसको हटाओ। 1206 में आपको पता होना चाहिए, बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और आपको पता हो चाहिए बख्तियार खिलजी कहाँ पे था? बंगाल के क्षेत्र में था। कहाँ पे था? बख्तियार खिलजी कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्र में था। बख्तियार खिलजी अपने स्वामी मोहम्मद गौरी के प्रति वफादार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी नहीं था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान ने की थी। यहाँ पे अली मर्दान ने, मृत्यु हुई थी, इसकी हत्या किसने की थी, याद रखना, अली मर्दान ने। आपको पता नहीं बख्तियार खिलजी यहाँ पे इस समय पे कहाँ पे उदम दे रहा था बेटा? बख्तियार खिलजी इस टाइम पे अपने पूरब में, यहाँ पे बंगाल वाले क्षेत्र में उदम मचा रहा था, बिहार वाले क्षेत्र में, है कि नहीं। तो इसकी हत्या किसने, अली मर्दान नामक व्यक्ति ने की थी। अली मर्दान व्यक्ति ने की थी। और जैसे ही बख्तियार खिलजी की मृत्यु होती है, तो बंगाल और बिहार में अराजकता उत्पन्न हो जाती है। क्या,
क्या हो जाती है? बंगाल और बिहार में। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में आपको अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को बंदी बना लिया और मोहम्मद शेरा को बंगाल का शासक बना दिया था। किसको? मोहम्मद शेरा को क्या किया था? बंगाल का शासक बना दिया था। खिलजी सरदार दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार के पक्ष में नहीं थे, वे बंगाल को स्वतंत्र रूप देना चाहते थे। अली मर्दान कैद से मुक्त होकर कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में भाग जाता है। क्या करता है भाई? होता क्या है कि मोहम्मद से जब गद्दी बैठते हैं तो अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक से या दिल्ली सरकार से स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही अली मर्दान क्या होता है, कैद से छूट होता है, फरार होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैमरोज या कैमास या कॉस्मोस आप लोग बोलते हो, कैमाज को बंगाल में विद्रोह शांत करने का दायित्व सौंपा था। कैमाज के अतिक प्रयास के बाद क्या हुआ था? बंगाल के लोगों ने बंगाल के खिलजी सरदारों ने क्या, अली मर्दान को वापस अपना सूबेदार माना था, ठीक है ना। और अली मर्दान ने दिल्ली की क्या की थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। इस बात को आपका रखना। मैंने क्या बताया देखो, शुरुआत फिर से सुनना। मैंने शुरुआत क्या की कि 1208 की घटना थी। 1208 की घटना थी। 1208 में क्या हुआ था? 1208 में भाई साहब लाहौर को राजधानी बनाते हैं और अपने को राजत्व से मुक्त रखते हैं। सुनना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 1206 में क्या होता है? बंगाल में घटना क्या होती है? बंगाल बिहार में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? कौन हत्या करता है? अली मर्दान करता है। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का कभी भी इसने विरोध नहीं किया है। होता क्या है, जब अली मर्दान इसकी हत्या कर देते हैं तो खिलजी वंश के जो सरदार थे वहां पे, खिलजी और अन्य सरदार थे, वो लोग अली मर्दान को बंदी बनाते हैं। और किसको बेटा? किसको? मोहम्मद शेरा को गद्दी पे बिठा देते हैं। और मोहम्मद शेरा गद्दी पे बैठे तो अली मर्दान कैद से छोड़कर कहाँ भागता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचता है। कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? कैमास को कैमास को क्या बोलते हैं कि भाई जाओ बंगाल में अराजकता को शांत करो। अराजकता को शांत करते हैं। खिलजी लोग वापस उसको, अली मर्दान को क्या बोलते हैं? अधीनता स्वीकार, अली मर्दान को सूबेदार स्वीकार करते हैं। और अली मर्दान वार्षिक रूप से दिल्ली को नजराना देता था। इस प्रकार से वो साम्राज्य विस्तार हो रहा है धीमे धीमे। क्या हो रहा है? साम्राज्य विस्तार हो रहा है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एवक को उसकी उदारता के कारण क्या, लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श आपसे पूछा जाता है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो एबक को लाख बख्श क्यों? उसकी उदारता के कारण, लाखों का दानी, उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यार हसन निजामी ने भी इसको लाख बख्श किया। इसने हसन निजामी ने, हसन निजामी एक इतिहास कर रहे हैं, उन्होंने इसको क्या, लाख बख्श कहा है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की इसी उदारता के चर्चे भी दक्षिण भारत में भी थे। दक्षिण भारत में भी थे। यहाँ पे आपके फरिश्ता महोदय बोलते हैं क्या, फरिश्ता महोदय कथन आता है फेमस। फरिश्ता महोदय यहाँ पे बोलते हैं कि भैया कुतुबुद्दीन की उदारता के चर्चे दक्षिण भारत में भी थे। जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में बहुत सारा दान देता था तो अपने आप को ऐबक कह के पुकारता था। अपने आप को क्या, ऐबक कह के पुकारता था। इस बात को याद रखना। आपसे पूछ सकता है, दक्षिण में, दक्षिण भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता की चर्चा किसने की है? तो फरिश्ता महोदय ने की है। इस बात को आप कर, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। दक्षिण भारत में उदारता के चर्चे थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? फरिश्ता के लेखों से मिलती है। इतना ही नहीं, मिनहाजुल सिराजनों से क्या, मिनहाजुल सिराजनों से क्या, हातिम द्वितीय की उपाधि की। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम आई द्वितीय कहा है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है।
साथ ही साथ न्यायप्रिय शासक होने के कारण और उसको कुरान का ज्ञान होने के कारण उसको क्या कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जानते हैं। कुरान खान के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना था, कुरान का पाठ करने वाला, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार हसन निजामी भी थे, आपके मिनाज सिराज भी थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। फक्र मुदब्बिर भी थे, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, हसन निजामी की रचना लिख लो, आप लोग को लिखना हो तो आप लोग हसन निजामी की रचना। अब थोड़ा मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, मुझे उम्मीद है आपने क्रम से ही चीजें लिखी होंगी, मैं अब ध्यान रखूँ क्रम से लिखूंगा। हसन निजामी इसका दरबारी था, इसकी एक रचना लिख लो, तागुल मासिर। तागुल मासिर। साथ ही साथ आपको फक्र मुदब्बिर, फक्र मुदब्बिर, इनकी रचना अदाब उल हर्ब, अदाब उल हर्ब, इसके दरबारी थे, ठीक ना। ठीक। ऐबक के द्वारा कुछ अदो, ऐबक की कहानी बहुत लंबी है, कैसे विस्तार हो क्या हो, बहुत लंबी कहानी है, बट हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता रहा हूँ। ऐबक के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐबक के निर्माण कार्य जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या, कि एक आता है अलाउद्दीन का झोपड़ा। क्या? मुझे लग रहा है इसको मैं 3 से 4 बार तो बता चुका हूँ अभी तक, मैं चौथी बार हो गया आपका। विग्रहराज द्वितीय का मंदिर है, हरिकिल नाटक के इसमें साक्ष्य मिलते हैं, आपको याद है ना, पूरा बता चुका हूँ मैं आपके लिए, ठीक ना। तो ऐबक का निर्माण है, दिल्ली में उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में। देखो अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में है, अजमेर में, ठीक है, याद रखना। विग्रहराज द्वितीय का मंदिर है, विग्रहराज द्वितीय के क्या है अपना विद्यालय था, विद्यालय को कन्वर्ट कराया था, इसमें हरिकिल नाटक के साक्ष्य मिलते हैं जो कि विग्रहराज द्वितीय के द्वारा ही लिखे गए हैं, ठीक है। अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा आपको दिल्ली में मिलेगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसकी बेटा? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद आपकी मिलेगी, पहले यार हाँ, एक कहाँ पे? दिल्ली में। पहली बात तो पहले आपका जैन मंदिर थी, वैष्णव परंपरा ने इसको वैष्णव मंदिर में कन्वर्ट किया, हड़प कर वैष्णव मंदिर में कन्वर्ट किया, फिर आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में कन्वर्ट किया था। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। दिल्ली में इसने किला ए राय पिथौरा बनवाया था, किला ए राय पिथौरा का निर्माण कराया था, किला ए राय पिथौरा का निर्माण कराया था, जो दिल्ली के निकट ही है, याद रखना, ठीक है ना। किला ए राय पिथौरा निकट एक नगर की स्थापना की थी, किला ए राय पिथौरा नगर एक नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। आपको याद है 1199 में, 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, जिसको किसने? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था बाद में। और बाद में इसमें एफएसटी का हाथ भी लगता है यार, बाद में इसमें एफएसटी का हाथ भी लगता है, 2 मंजिल टूट जाती है, एफएसटी उसका निर्माण कराता है, ठीक है ना। अच्छा, किसके लिए करवाया था, तो किसके सम्मान में? तो बख्तियारुद्दीन काकी के सम्मान में। क्या? किसके सम्मान में? बख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन काकी के सम्मान में इसका निर्माण कराया था। आपको पता होना चाहिए 1210 में, 1210 में चौगान खेलते समय, जिसको हम पोलो ही बोलते हैं, खेलते समय भाई साहब की डेथ हो जाती है, घोड़े से गिरकर डेथ हो जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने आपको बताया कैसे भारत, पहले शुरुआत की थी भारत से हमने, गुलाम वंश के नाम कैसे क्या होते हैं, इनके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उसके व्यक्तिगत जीवन कैसा था, कैसे उसने अपना थोड़ा साम्राज्य विस्तार किया वो देखा हमने, राजधानी परिवर्तन देखा हमने, बंगाल पर अधिकार देखा हमने, ठीक है, लाख बख्श के बारे में देखा, उसके अन्य नाम देखे हमने, कि फरिश्ता क्या बोलता है,
दक्षिणवाद में उदारता की चर्चा करता है, मिनाज सिराज को हाथ में द्वितीय बोलता है, ठीक है ना। ठीक, कुरान खां क्या बोलते हैं, कुरान उसने अच्छा खासा पढ़ रखा था, ठीक है ना। हसन हसन निजामी फक्र मुदब्बर इसके दरबारी थे। तागुल मासिर अदाबुल हर उनकी रचनाएं देखी हमने, ठीक है ना। फिर इसके निर्माण कार्य हमने देख लिए। अब आते हैं आपके आराम साय, कौन आता है बेटा, आपके आते हैं आराम साय। दूसरे प्रमुख शासक आएंगे आपके आराम साय। 1210 ईस्वी गद्दी पर थे कुछ समय के लिए, बस एक आध साल के लिए, क्योंकि फिर 1210 में ही आपका क्या आ जाएगा, इल्तुतमिश आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, जैसी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो लाहौर में ही जो अधिकारी थे वहां पे, जो सरदार थे, जो अमीर थे, उन्होंने क्या किया था, आराम साय को गद्दी उठाला, जो कि एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसको सुल्तान घोषित कर दिया था। लगभग 8 माह तक सुल्तान रहा था, यार है ना, 8 माह तक, 8 माह तक सुल्तान रहा था, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, इसके पुत्र होने पर भी शंका है, इसके पुत्र होने पर भी शंका है। क्यों? कि आपके जो जुवैनी है, जुवैनी महोदय, जिन्होंने कौन सी बुक, तारीख जहांगूसा लिखी है, और मिनहाज सिराज हैं, ये दोनों लोग बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई स्पष्ट पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई स्पष्ट पुत्र नहीं, इसलिए आप इल्तुतमिश है ना, तो गुलामों को गुलाम कहलाएगा वो। क्यों भाई, वही तो गुलाम बनेगा, दामाद था। लेकिन इस बात को याद रखना, भैया आपके कौन, जुवैनी महोदय और मिनहाज सिराज बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। ये हम लोग आराम शाही के बारे में पढ़ते हैं कि आराम शाही उसका एक अयोग्य पुत्र था, जिसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था, 8 माह तक सुल्तान बन के रहा था, ठीक है ना। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जो आपके दिल्ली के गवर्नर थे इस टाइम पे, इस्माइल खां, इस्माइल खां क्या होते हैं, आराम शाही से खुश नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो तुरंत ही क्या करते हैं, इसके दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, जो कि उस टाइम पे बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं। इल्तुतमिश को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है ना। और उसे दिल्ली आकर सिंहासन पर अधिकार करने के लिए कहते हैं। आराम शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और इल्तुतमिश की सेना ने उसे, क्या, आराम शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश की सेना ने उसे जूत के मैदान में पराजित कर दिया, तो मार डाला था। वहां पे जूत के मैदान में, ये आपसे पूछे, जूत का मैदान, है ना, जूत के मैदान में क्या, इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। और जाके क्या, आपके लिए इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं, और इल्तुतमिश अपने आप में स्वतंत्र इलवरी कहलाता है, इसलिए यहाँ से इलवरी वंश की शुरुआत होती है। इल्तुतमिशी इलवरी शासक है, और इलवरी वंश की शुरुआत इल्तुतमिश से ही मानी जाती है, और वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आराम से ही कहानी समझ में आई, ठीक है ना। यहाँ पे दो नाम आपको रखना है, इस्माइल खां और बदायूं के गवर्नर सो इल्तुतमिश, ठीक है ना, इतना आपका रखना है। और जुवैनी और मिनाज सिराज आपका रखना है। अब आते हैं गद्दी पे इल्तुतमिश, एक महत्वपूर्ण शासक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत इंपोर्टेंस, वो है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर आपके लिए है। इल्तुतमिश कब बैठता है, 1210 में बैठता है, 1236 तक गद्दी में रहता है, ठीक है ना। अच्छा, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ ही होता है साम्राज्य का रक्षक, साम्राज्य का रक्षक अर्थ होता है, ठीक है ना। वास्तव में दिल्ली का पहला सुल्तान था जो इलवरी तुर्क था, इलवरी तुर्क था वास्तविक, ठीक है ना। ठीक, और इसने सुल्तान के पद की स्वीकृति कहाँ से ली थी, खलीफा से ली थी। पहला शासक जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा अंकल से ली हो, खलीफा, खलीफा कौन होता है उस टाइम पे,
इस्लाम जगत के प्रमुख नेता होते थे, राजनीतिक और धार्मिक, याद रखना। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए कि इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, लेकिन दामाद होने से पहले गुलाम भी था। दामाद होने से पहले गुलाम भी था। क्यों था? कैसे पता है? 1197 में, 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। 1 लाख जीतल देकर इसको खरीदा गया था। इस बात को आपको रहना। तो इल्तुतमिश गुलाम भी था, दामाद, इसलिए इसको गुलामों को गुलाम भी कहते हैं। इसको क्या अपन गुलामों को गुलाम भी कहते हैं। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए 1206 में जब खोखरों का विद्रोह हुआ था, 1206 में जब खोखरों का विद्रोह हुआ था, तो उसमें पे इल्तुतमिश किसके साथ? गौरी के साथ था। इल्तुतमिश गौरी के साथ था। इसने युद्ध में गौरी को प्रभावित किया था, और इसलिए गौर के निर्देशन में पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त रखा था। ठीक है ना। ऐबक ने उसे बदायूं की एकता प्रदान की थी। ऐबक ने कहा कि उसको बदायूं की दो 1197 में खरीदा था, क्योंकि खोखर विद्रोह 1206 में हुआ था, और इल्तुतमिश ने गौरी को प्रभावित किया, तो गौरी के कहने पे क्या किया था? इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। एक हिसाब से क्या? दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। और बाद में इसको कहाँ पे बदायूं की एकता प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसको बदायूं क्षेत्र की एकता दी थी। हमने देखा ना, बदायूं का गवर्नर था, पढ़ा अपन लोग नहीं? तो बदायूं की एकता प्रदान की थी। ठीक है ना। बदायूं की एकता तत्कालीन एकताओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, और ऐबक ने बाद में जाके अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश किया था। इस प्रकार ऐबक इल्तुतमिश क्या ऐबक का दामाद है। इसके आपके सामान वो है, परिचय हो गया। क्या हो गया? सामान्य परिचय। लेकिन क्या आपको पता है इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते ही मजबूत हो गया और नहीं? इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा, बहुत सारी समस्याएं भी सामने थी। ये बहुत क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इल्तुतमिश ने जब साम्राज्य प्राप्त किया तो क्या क्या समस्याएं सामने थी उसके पास। तो इल्तुतमिश की समस्या क्या क्या थी? देखो, नंबर 1 आपको क्या मिलेगा? इसके दो प्रतिद्वंदी थे, जो ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने किस क्या किया? इल्तुतमिश को चुनौती दी। कौन कौन प्रतिद्वंदी थी? एक तो आपको आमिर इल्दौस मिलेगा, गजनी और गौर का शासक। जो आमिर एल्दोस था, ये आमिर एल्दोस था, एक तो वो इसके लिए चुनौती था। साथ ही साथ कोवाचा, साथ ही साथ कोवाचा भी इसके लिए क्या था? एक चुनौती था। है ना। ये दोनों इसके लिए प्रतिद्वंदी थे। आमिर एल्दोस और कोवाचा क्या थे? दोनों प्रतिद्वंदी थे। ठीक है ना। याद रखना, दोनों ने क्या की था? इल्तुतमिश को चुनौती दी, नंबर 1। साथ ही साथ जो नवविजित प्रदेश थे, नवविजित या नौ नए जो क्षेत्र जीते थे, वहां पर कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था। वहां पर कोई आपका प्रशासनिक ढांचा स्थापित नहीं किया गया था। अर्थात इसको क्या? साम्राज्य को संगठित करने की चुनौती थी। साम्राज्य को संगठित करने की। भाई अब 50 बच्चे पैदा कर लोगे, लेकिन उनको संभालने की योजना तो आपके पास होनी चाहिए। आप 500 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लोगे, लेकिन उस क्षेत्र को संभालने का हौसला तो आपके पास होना चाहिए ना। आप नहीं संभाल पाओ तो कैसे काम चलेगा आपका? इतना ही नहीं, आगे देखना, मंगोल आक्रमण की भी समस्या उत्पन्न हो रही थी। क्या? मंगोल आक्रमण की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको याद है बंगाल का गवर्नर अली मर्दान खान, बंगाल के गवर्नर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी थी, मतलब विद्रोह शुरू हो गए थे। बंगाल के गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। साथ ही साथ साम्राज्य की कोई स्पष्ट राजधानी नहीं थी। दिल्ली है, लाहौर है या इंद्रप्रस्थ है, कोई स्पष्ट राजधानी नहीं है। साम्राज्य की कोई स्पष्ट राजधानी भी नहीं थी उस समय पे। मेरी राजधानी क्या है? ठीक है ना। साथ ही साथ जब अव्यवस्था फैली, तो कई राजपूत शासकों ने अपने आप को घोषित कर दिया। राजपूत शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। एक बिखरा हुआ साम्राज्य उसको मिला था, उस साम्राज्य को उसने एकजुट करने का प्रयास किया था, संगठित करने का प्रयास किया था। इन्हीं वजह से, इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए, इन्हीं वजह से उसको क्या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसकी समस्या को निपटा कैसे, देखो हेडिंग डालो थोड़ा सा, वास्तविक संस्थापक या समस्या उद्धारक। तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कैसे था? देखो, वास्तविक संस्थापक
मैं यहाँ पे 1 मिनट का गैप लूंगा, मैं आपसे बोलूँ ऊपर का एक बार रिवाइज करके आओ जल्दी से, ऊपर का एक बार रिकॉल करके आओ, पूरा रिवाइज करके आओ, मैं यहाँ पे रुका हूँ। जल्दी ऊपर का रिकॉल करो, आपने लिखा होगा ना, तो रिकॉल करो पूरा। तेरे प्यार में सारा आलम ले बैठे। देखते हैं वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, है ना। और राजधानी दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर को, याद है आपको कि नहीं याद है। हुआ क्या था, इल्तुतमिश के शासक बनते ही जो एल्दोज था, एल्दोज ने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। इल्तुतमिश ने कूटनीति का कार्य किया और उसने एल्दोज की नाम मात्र की पुरुषसत्ता को स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना, याद रखना। ठीक, एल्दोज के साथ कूटनीति। अब एल्दोज कौन है, कहाँ से, भाई 12 बता चुका, अब तो आपको याद हो गया होगा। इल्तुतमिश ने कूटनीति से कर लिया, ठीक है ना। फिर होता क्या है, 1215 में, 1215 ईस्वी की घटना है। ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म के शाह शासक थे, ख्वारिज्म के शाह शासक थे, उन्होंने एल्दोज पर आक्रमण किया। और एल्दोज कहाँ पे था, गजनी गौर में था। एल्दोज हार जाता है और हार के भागता हुआ कहाँ पहुंचता है, लाहौर पंजाब क्षेत्र में पहुंचता है। लाहौर पंजाब क्षेत्र में, यहाँ पे कोवाचा शासन कर रहा था, तो कोवाचा को हरा देते भाई साहब। कोवाचा की जगह पे कौन, एल्दोज आ जाता है। यहाँ से इल्तुतमिश पहुंचता है दिल्ली से, कौन, इल्तुतमिश। और तराइन का युद्ध होता है, कई इतिहासकार इसको तराइन का तृतीय युद्ध भी बोलते हैं। तराइन का युद्ध होता है और तराइन के युद्ध में एल्दुत को इल्तुतमिश पराजित कर देता है। मतलब देखो, इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश ने एल्दोज के साथ किस प्रकार का संबंध रखा, शुरुआत में कूटनीतिक संबंध अपनाया, मतलब शुरुआत खुद से हमला नहीं किया। शांति पर ठीक भैया, तुम मालिक हो जो, हम तुम्हारे नौकर बने जा रहे हैं। तो नाम मात्र की सत्ता स्वीकार कर ली एल्दोज की, भाई साहब इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, कि वो उसको अपनी व्यवस्था करनी थी, अपने दिल्ली को मजबूत करना था, उसको फालतू झमेड़े में नहीं पड़ना था, ठीक है ना। लेकिन जब ख्वारिज्म शासक होते हैं, शाही शासक होते हैं, वो एल्दोज पर आक्रमण करते हैं। एल्दोज गजनी से भागकर लाहौर आ जाता है। लाहौर में जो कुवाचा था उस पर गद्दी पर कुवाचा को हटा दिया जाता है, तो इल्तुतमिश जाता है तराइन के युद्ध में, एल्दोज को बंदी बना लेता है, ठीक है ना। ठीक, ठीक। और एवाचा मुख्य रूप से कहाँ पे, उच्च मुल्तान क्षेत्र में था, उच्च मुल्तान क्षेत्र में था कि नहीं। तो आगे क्या होता है 1216 में, तो पहला क्या होगा, एल्दोज से निपटारा हो गया, तो राजधानी हो गया, एल्दोज से निपटारा हो गया। और अगली घटना क्या होगी, अगली घटना होगी कुवाचा से निपटारा। देखो होता क्या है, 1215 में, 1216 में इल्तुतमिश ने कुवाचा पर आक्रमण किया, कुवाचा पर आक्रमण किया। हालांकि कुवाचा की शक्ति पूर्ण रूप से नहीं तोड़ पाया था अभी। होता क्या है, 1228 में फिर से, 1228 में कुवाचा पर फिर से आक्रमण करता है, ठीक है ना। और कुवाचा हार जाता है, कुवाचा हार जाता है। और कुवाचा हार से लज्जित होकर सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है, सिंधु में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार क्या, मुल्तान और उच्च के क्षेत्र भी कहाँ गए, मुल्तान व उच्च के क्षेत्र भी कहाँ गए बेटा, एल्दोज के पास, उसके इल्तुतमिश के पास आ गए। कहाँ गए, इल्तुतमिश के पास आ गए। तो देखो अपन चुनौतियां लिखी, चुनौतियां, तो एल्दोज से निपट लिया, ख्वाजा से निपट लिया, निपट लिया कि नहीं निपट लिया, राजधानी दिल्ली को बना ली। अब देखो आता है मुगल चुनौती, मंगोल आक्रमण वाली, आती है ना मंगोल आक्रमण, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश के समय एक समस्या क्या थी बेटा, मंगोल आक्रमण की थी। इल्तुतमिश के समय से क्या, मंगोल आक्रमण चुनौती बनी हुई थी, मंगोल आक्रमण। अब मंगोल कौन है थोड़ा बता दूं आपके लिए। मंगोल मध्य एशिया के स्टेपेज में रहने वाले जनजातीय लोग थे। क्या, जनजातीय लोग थे। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और ये बौद्ध धर्म के समानिष्ठ शाखा में विश्वास रखते थे। किसके, बौद्ध धर्म के समानिष्ठ शाखा में विश्वास रखते थे।
1206 में जब मंगोल जाति की करुतलाई सभा हुई, जिसमें तमेचिन को नेता चुना गया और चंगेज खान को खुदा का कहर कहा गया। ठीक है ना? क्या सुनना, 1206 की घटना होती है। 1206 में क्या होता है? मंगोल जाति की सभा होती है, सभा। इसको सभा को क्या करुतलाई बोलते हैं, करुलताई, करुलताई होते हैं। इसमें क्या हुआ, तमेचिन नेताओं ने, तमीचिन को क्या हुआ, तमीचिन को जनता का नेता चुना गया। ठीक है ना? तमीचिन मतलब लोगों का शासक, लोगों का शासक। कौन? तमीचिन मतलब चंगेज खान। तमीचिन का नाम क्या? चंगेज खान। वह चंगेज खान को क्या खुदा का कहर कहकर पुकारा गया। खुदा का कहर, खुदा का कहर है, याद रखना। मैंने क्या बोला? देखो भाई, इल्तुतमिश पढ़ रहे हैं, ख्वाजा इल्तुतमिश ने पढ़ लिया, मंगोल आक्रमण पा रहे हैं। तो मंगोल कौन है बताया मैंने? मंगोल कौन भैया? मध्य एशिया की स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले, स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति लोग थे। पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, बाद में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया था। 1206 की घटना है, तारुतलाई होती है, एक सभा होती है, वहां पर मंगोल जाति किसको, तमेचिन अर्थात चंगेज खान को अपना नेता नियुक्त करती है, और चंगेज खान को खुदा का कहर करके हम लोग पुकारते हैं, है कि नहीं? ठीक। जो चंगेज खान की, जो आपकी मंगोलों की सैनिक व्यवस्था होती है और प्रशासनिक व्यवस्था एक दूसरे से संबंध होती है, सैनिक व प्रशासनिक व्यवस्था आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इनकी जो 10,000 सैनिक की टुकड़ी होती है, 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको मिनगान नाम दिया जाता है। ठीक है ना? इसके ऊपर की टुकड़ी को तोगान नाम दिया, तोगान, 10,000 से ऊपर के सैनिकों की टुकड़ी को तोगान नाम दिया जाता है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या होता है, 1220 में, 1220 में घटना होती है, 1220 में एक घटना होती है, और चंगेज खान के नेतृत्व में, चंगेज खान के नेतृत्व में ये लोग क्या बुखारा को जीत लेते हैं, बुखारा को जीत लेते हैं। ठीक है ना? ठीक। और इसके पहले इन लोगों ने चीन की दीवार को भी तोड़ने का प्रयास किया था, चीन की दीवार को भी तोड़ने का प्रयास किया था। इस बात को आपको याद रखना है। 1221 में क्या होता है? 1221 में क्या होता है? जो मुस्लिमों का एक साम्राज्य था, ख्वारिज्म साम्राज्य, अभी ख्वारिज्म के शासक देखे हम ना, तो ख्वारिज्म के 7 शासकों को भी क्या मंगोलों के द्वारा जीत लिया जाता है। ख्वारिज्म को मंगोलों द्वारा जीत लिया जाता है। कब? 1231 में। होता क्या है यहाँ पे आपको पता, एक आपने कहानी सुनी होगी जलालुद्दीन मंगवर्नी की। क्या? जब ख्वारिज्म का एक, ख्वारिज्म को जीतते हैं, तो यहाँ पे राजकुमार था ख्वारिज्म का, कौन? जलालुद्दीन मंगवर्नी। भाई साहब, जलालुद्दीन मंगवर्नी भागकर कहाँ थे? भारत की तरफ आते हैं, और चंगेज खान इसका पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ जाता है। मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी विनम्रता के साथ बोल दिया था कि ए जनाब, हे हुजूर, आपके लायक माहौल नहीं है भारत का, आपके हिसाब से जलवायु नहीं है, आप यहाँ से प्रस्थान कर कहीं और दिशा देखें, है कि नहीं? तो इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया था। अंत में चंगेज खान इसी बात से खुश होकर सिंधु घाटी से आगे नहीं बढ़ा था। इस प्रकार मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया था। ठीक है ना? तो क्या जलालुद्दीन मंगोली भाग कर कहाँ है? भारत है। इस समय कौन था? इल्तुतमिश शासन कर रहा था। इल्तुतमिश से क्या कर दिया? शरण देने से मना कर दिया। तो चंगेज खान क्या हुआ? सिंध से लौट गया वापस। चंगेज खान सिंधु नदी से वापस लौट गया। तो दूसरी जो चुनौती थी वो भी टल गई। देखो, जो भी मंगोल आक्रमण की चुनौती थी, जो वो चुनौती भी टल गई। जो मंगोल आक्रमण की चुनौती थी वो भी टल गई। अब तीसरी चुनौती क्या आई थी भाई? बंगाल की स्वतंत्रता। बंगाल का गवर्नर था अली मर्दी खान। क्या? अली मर्दान खान। अली मर्दान खान बंगाल का शासक था, जिसने क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अपना को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उससे कैसे निपटे? तो देखो,
हुआ क्या था, जब अली मर्दी खान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अली मर्दी खान फिर से अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, फिर से अपने को स्वतंत्र करते हैं, तो अली मर्दी खान की हत्या कर देता 1221 में। कौन? एक खिलजी सरदार था वहां पे। कौन था? हिसामुद्दीन इवाज। हिसामुद्दीन इवाज अली मर्दी खान की हत्या कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और जब इल्तुतमिश इसको हराने के लिए जाते हैं, इल्तुतमिश इवाज को हराने के लिए जाते हैं, तो इवाज क्या करता है भैया? बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर लेता है डर की वजह से। तो लो, बंगाल की समस्या भी समाप्त हो गई, बंगाल की समस्या भी समाप्त हो गई, है कि नहीं? ठीक, लेकिन भाई विश्वास कैसे करे इल्तुतमिश? इल्तुतमिश इस पर विश्वास कैसे करे? तो इल्तुतमिश क्या करता है, बिहार में अपना एक सूबेदार नियुक्त करता है। बिहार में कौन? क्या? इल्तुतमिश इस पर भरोसा कैसे करे, किस पर? एवाज पर। तो क्या करता है, बिहार में अपना इल्तुतमिश बिहार में एक सूबेदार नियुक्त करता है। क्या नाम था उसका? मलिक जानी। मलिक जानी। और जैसे ही इल्तुतमिश वापस आता है अपनी गद्दी पर दिल्ली के लिए, तो भाई साहब एवाज के फिर से भाव बढ़ जाते हैं। एवाज क्या करता है, एवाज मलिक जानी को क्या कर देते, आपदस्थ कर देते हैं। मलिक जानी को आपदस्थ कर देता है, अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। जब इस बात से क्रुद्ध होता है तो इल्तुतमिश क्या करता है, इस बार अपने बेटे को भेजता है स्वयं न जाकर, 1226 में पुत्र महमूद को भेजता है। हालांकि तत्काल समय में तो उसको क्या बोलती है, तत्काल समय में तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, इवाज को पराजित कर देता है, महमूद को भेजता है, इवाज को हरा देता है, लेकिन तब तो उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 1230 से 31 के बीच में बंगाल पूर्ण रूप से इल्तुतमिश के अधीन हो जाता है। बंगाल पूर्ण रूप से इल्तुतमिश के अधीन हो जाता है, ठीक है ना? इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को स्वयं दबाया था बाद में, ठीक है ना? पहले महमूद जाता है, नहीं दब पाता है, तो 1520-21 में इल्तुतमिश जाता है, विद्रोह को दबा के आता है और बंगाल अपने पास आ जाता है, ठीक है ना? तो ये बात होगी। अब आते खलीफा शब्द की बात आती है, इसने खलीफा सुल्तान की उपाधि खिल्लत प्राप्त की थी, है कि नहीं? भाई गुलाम शासक था, सुल्तान साबित करना है अपने को, सुल्तान की उपाधि लेना है खलीफा से। तो डेट याद रखना आपको, 19 फरवरी, 19 फरवरी 1229 की घटना है। इल्तुतमिश के लिए खिल्लत प्रदान देने के लिए, इल्तुतमिश के लिए खिल्लत देने के लिए अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर, अल मुंतसिर बिल्लाह के दूत भारत आते हैं और आपको क्या सुल्तान की उपाधि देते हैं, सुल्तान का पद देते हैं, ठीक है ना? इसको और मानपद या सनद पद या आपको अनुमति पत्र बोलते हैं कि हाँ आप सुल्तान हो, ठीक है ना? इसलिए आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हुआ? कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, इस बात को आपको रखना है। इल्तुतमिश के लिए एक उपाधि दी गई, नासिर अली उल मोमिन। इल्तुतमिश के लिए नासिर अली उल मोमिन की उपाधि दी गई। इस बारे में मिनहाज लिखता है कि नगर को सजाया, मालिक दास अधिकारी सभी व्यक्ति इस अवसर पर बुलाए गए। इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों को पुनः जीता, जो आराम से आगे कमजोर शासनकाल में स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है ना? ठीक, तो इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है, ठीक है ना? चलो, ठीक, तो क्या नासिर अली मोमिन इस समय की पूरी घटना का व्याख्या देता है कि किस प्रकार से राज दरबार में थे, दास कैसे रखे, संगठन कैसे किया, तो संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं इसको इल्तुतमिश के लिए। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी है, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी इतिहास कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि भारतवर्ष में
मुस्लिम पूर्व सत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। पूछ सकते हैं कथन किसका है? मुस्लिम पूर्व सत्ता का श्री गणेश, श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। ऐसा पूछ सकता है कि भारतवर्ष में मुस्लिम पूर्व सत्ता का श्री गणेश किसके द्वारा किया जाता है? इल्तुतमिश के द्वारा। किसने कहा है? आरबी त्रिपाठी ने कहा है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो हमने देखा कि भैया इस प्रकार से जो चुनौतियां थी उनसे निपटा। अब आते प्रशासन की बात करते हैं, भैया कैसे इसने काम किया। तो एक प्रशासनिक समस्या भी थी, प्रशासन को इकट्ठा करना, संगठित करना था। तो प्रशासनिक कार्य देखो, इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य कौन कौन से रहे हैं? यार हमने सबसे पहले एकता व्यवस्था पे काम किया। क्या? एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। सबसे पहले भाई साहब ने एकता व्यवस्था पे काम किया। मुल्तान से लेकर बंगाल में लखनऊ क्षेत्र को एकताओं में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? एकताओं में विभाजित कर दिया। इस बात को आपका रखना है, इस बात को आपका रखना कि एकता व्यवस्था को भारत में संगठित करने का प्रयास किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। मुल्तान से लेकर लखनऊ तक एकताओं में डिवाइड कर दिया था। और इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को समझने के लिए या प्रशासन को चलाने के लिए बगदाद से दो पुस्तकों को मंगाया था कि अपने प्रशासन का स्वरूप कैसे हो। वहां की पुस्तकों से देखा था। तो कौन सी पुस्तकें थी? एक तो अब्दुस सतालीन, मासिरुस सलातीन। नंबर एक तो व्यवस्था हो गई। दूसरा आपको याद रखना है, इसने तुर्कानी चहलगानी बनाया था। तुर्कानी चहलगानी, तुर्कानी चहलगानी। आपको पता होगा कि इल्तुतमिश ने 40 महत्वपूर्ण गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था। इसको अपन क्या तुर्काने चहलगानी कहते हैं, ठीक ना? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके राज्यों का कुतुबी और मोची सरदारों ने विरोध किया था, ठीक ना? क्या ऐसा इसलिए किया होगा? माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया था। यह क्या चीज है? 40 तुर्क, तुर्क से अच्छा गुलाम लिखो, गुलाम, गुलाम सरदारों का समूह है। क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके विरोध करने, इसके राज्यों को किसने विरोध किया था? राज्यों के समय कुतुबी व मुइज्जी जैसे सरदारों ने विरोध किया था। तो इनसे निपटने के लिए क्या किया था उन्होंने? तुर्क सरदारों का, तुर्क गुलाम सरदारों का एक समूह बना दिया जो उसके सपोर्ट पर है और इस पर इसकी निर्भरता कम हो जाए, ठीक है ना? साथ ही साथ सुनना। अब भाई 12 विद्रोह हो रहे थे, हिंदू समाज थी विद्रोह कर रही थी। उसने क्या किया था? हिंदू व्यवस्था के, हिंदू कुलीन वर्ग को अधिकारों को खंडित करने के लिए, हिंदू कुलीनों के अधिकारों के खंडन के लिए, हिंदू कुलीनों के अधिकारों के खंडन के लिए क्या किया इसने भाई साहब ने? इसने क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिमों को बसाया। ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिमों को बसाया, ठीक है ना? इस बात को आपको रखना है। इसने न्याय के लिए भी काम किया है। न्याय के लिए कैसे काम किया? जस्टिस के लिए। तो न्याय के लिए काम किया। एवन बतू तो बताता है, एवन बतू तो बताता है कि इसके दरबार के सामने दो सिंह की आकृतियां बनाई गई थी। दो शेर की आकृतियां बनाई गई थी इसके दरबार के सामने। उनके मुंह से जंजीरें लटकती थी। क्या? उनके मुंह से
जंजीरें लटक रही थी। जब भी किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो जंजीरें खींचता था और परिणाम स्वरूप न्याय का घंटा बजने लगता था। क्या? न्याय का घंटा बजने लगता था। ठीक है ना? आगे देखो, मुद्रा व्यवस्था में देखो, तो सिक्कों पर इसने खलीफा का नाम अंकित कराया था। क्या सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया था भाई साहब ने? इस बात को आप कह रहे ना। साथ ही साथ जो भारतीय सिक्के विदेशों में चलते थे, विदेशों में प्रचलित सिक्कों पर टकसाल का नाम अनिवार्य कराया था। टकसाल का नाम प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश के लिए। जो विदेशों में भारतीय सिक्के चलते थे उन पर टकसाल पे नाम हो, ठीक है ना? साथ ही साथ इसने शुद्ध ए मुद्रा पूरी किया, मुद्रा शास्त्र, ये मुद्रा वाला टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट चले अपना क्रम से। इसने क्या शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? शुद्ध अरबी में दो सिक्के जारी किए थे। दो सिक्के, चांदी और टंका। चांदी और टंका, चांदी का टंका व तांबे का जीतल। चांदी का टंका व तांबे का जीतल जारी किया था। टंका जो होता था आपको 175 ग्राम का होता था, पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी पहली क्लास में। और जीतल आपका होता था 48 ग्राम का होता था। इस बात को आपका रखना है। इस बात को आपका रखना है। इसने बहुत से विद्वानों को भी संरक्षण दिया। क्या? इल्तुतमिश ने अपने दरबार में विद्वानों को भी संरक्षण दिया था। कैसे संरक्षण दिया देखो यहाँ पे, विद्वानों को संरक्षण दिया कैसे दिया देखो यहाँ पे, बताओ आपके लिए। इस बारे में मिनहाजुल सिराज लिखता है तबकात नासरी में। क्या? विद्वानों के संरक्षण पर मिनहाजुल सिराज लिखता है। यहाँ पे तबकात नासरी में इल्तुतमिश के जैसे धर्मपरायण, दयालु और महात्मा और विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। क्या? उसके जैसे, उसके जैसे धर्मपरायण, दयालु तथा महात्मा एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। ठीक है ना? इसके संरक्षण में कौन कौन रहता था? इसके संरक्षण में आपको मिलेंगे काजी अजीमुद्दीन लाहौरी, नागौरी अमीरुद्दीन, नागौरी साहब मिल जाएंगे इसके दरबार में। शेख जलालुद्दीन तरवेजी मिल जाएंगे। शेख जलालुद्दीन तबरेजी मिल जाएंगे। नवीद उज्जीन, नवीद नवाजुद्दीन नक्शवी मिल जाएंगे। इत्यादि इत्यादि लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए शेख बहाउद्दीन जकारिया को, शेख बहाउद्दीन शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी।
शेखुल इस्लाम की उपाधि किसने दी थी? इल्तुतमिश ने दी थी। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है शेख बहाउद्दीन जकारिया के आदेश पर ही, इनके आदेश पर ही इनके आदेश पर ही इसने क्या किया था? मुल्तान विजय प्राप्त की थी। मुल्तान विजय किया था, ठीक है ना। और जो अपने काजी हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनके लिए इसने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी। सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ विद्वान, ये संत हैं आपके, तीनों संत माने जाते हैं, ये भी संत हैं। कुछ अन्य विद्वान इतिहासकार भी रहते थे इसके दौरान, जैसे आपको मिलेगा तजुद्दीन बरीर मिलेगा, तजुद्दीन दबीर मिल जाएगा, इसके दरबार में रहता था इल्तुतमिश के। रूहानी रूहानी भी इसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिनाज उस सिराज तबकात नासिरी के लेखक, इसके दरबार में प्रमुख थे, ठीक है ना। तो ये हमने इल्तुतमिश का दरबार देखा, किस प्रकार से उसने समस्याओं का समाधान किया वो देखा। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक कार्य में एकता व्यवस्था, तुर्कानी चलगानी, हिंदुओं को कैसे खंडन किया, हिंदू कॉलोनी का न्याय के लिए क्या काम किया इसने, ठीक है ना। सोने की जो जंजीर वाला काम आ गया, सिख कॉपर का काम किया, विद्वानों को संरक्षण दिया, कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में थे वो हमने देखा। अब देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कार्य क्या, इल्तुतमिश के द्वारा किए गए निर्माण कार्य क्या, निर्माण कार्य। तो इल्तुतमिश के निर्माण कार्य क्या है, क्या कैसे बनवाया? सबसे महत्वपूर्ण तो भैया, सबसे दुखी काम था इसकी लाइफ का, अपने पुत्र का मकबरा। अपने पुत्र का मकबरा महमूद का, इसको हम लोग क्या, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि कहते हैं तुर्क सुल्तान द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था, क्या, चूंकि है तुर्क सुल्तान द्वारा निर्मित भारत में पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसने अपना मकबरा भी बनवाया था, स्वयं का मकबरा, अपना मकबरा बनवाया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसने दिल्ली में हौज शमसी बनवाई थी। हौज शमसी, शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद बनवाया था। तो इस जामा मस्जिद की कहानी है कि जामा मस्जिद का निर्माण 1223 में हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम पर। आगे जाकर यह सर्वाधिक मजबूत और बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी और अकबर भी इसका जीर्णोद्धार कराते हैं, इसका विस्तार कराते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जोधपुर नामक, जोधपुर शहर के क्या, जोधपुर राज्य के नागौर के निकट 1230 में इसने एक दरवाजा बनवाया था, क्या, अतारिकीन
नामक दरवाजे का निर्माण कराया था, ठीक है ना। एमबीटी ने भी इसका क्या कराया था, एमबीटी ने कालांतर इसका जीर्णोद्धार कराया था, एमबीटी ने जीर्णोद्धार कराया था। आपको पता होगा बुलंद दरवाजा जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर ने इसी से प्रेरित होकर आगे चलकर, अकबर ने प्रेरित होकर क्या बुलंद दरवाजा बनवाया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते अपन लोग। साथ ही साथ भाई साहब ने इल्तुतमिश से क्या किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूरी कराई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया था। आगे अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार करवाता है, अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार करवाते हैं, ठीक है ना। भाई साहब ने अजमेर की दरगाह का भी निर्माण कराया था, अजमेर की मस्जिद का, इल्तुतमिश ने अजमेर मस्जिद का भी निर्माण कराया था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी, तो उसको इसने पूर्ण करवाया था, क्या कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्य, क्या इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्य। अब बात आते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में। उत्तराधिकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा महमूद तो मर ही गया, इसका बड़ा बेटा जो योग्य बेटा मर जाता है, फिर रजिया सुल्तान मिलती है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह मिलते हैं, ठीक है ना। दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो तो हेडिंग डालो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, तो जब उत्तराधिकारी की बात आती है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि भैया इल्तुतमिश का महमूद जो पुत्र था, महमूद जिसको बंगाल भेजा था, याद है ना, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। इल्तुतमिश को नहीं लगता था वो योग्य होगा, लेकिन इल्तुतमिश को अपनी पुत्री रजिया में वो योग्यता के गुण देखते थे, वह एक योग्य शासिका बन सकती थी। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए पता है, एक बार इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने, जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान के लिए गया था, क्या जब इल्तुतमिश स्वयं ग्वालियर अभियान के लिए गया था, तो भाई साहब रजिया को प्रभारी बना के गया था। और भाई साहब इन्होंने क्या बहुत अच्छे से प्रशासन संभाला था, बहुत अच्छे शासन व्यवस्था संभाली थी। जब इल्तुतमिश वापस आता है, जब इल्तुतमिश वापस आता है तो इल्तुतमिश की योग्यता को देखते हुए, कुशल प्रबंधन को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का विचार बना लिया। और इल्तुतमिश क्या करता है, उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है, क्या उत्तराधिकारी घोषित करता है। हालांकि इल्तुतमिश के जो उस टाइम पे क्या भाई महिलाओं को आगे करना, इस्लाम में, इस्लाम में किसी भी धर्म में महिलाओं को आगे करना उचित नहीं था। तो जो वहां पे धार्मिक अधिकारी थे, उलेमा थे, उलेमाओं ने इसके इस विचार का खंडन किया। इवन इल्तुतमिश को मारने का षड्यंत्र भी रचा, साजिश भी रची। और धार्मिक नेता असंतुष्ट भी थे, धार्मिक नेता इस बात से असंतुष्ट भी थे क्या कि आपने रजिया को उत्तराधिकारी कैसे घोषित कर दिया। और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो अमीर क्या कहते हैं, रजिया को गद्दी पर उतार कर किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दे, गद्दी पर बिठा देते हैं। हालांकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पता है, भोग विलास वाला व्यक्ति था, नशाखोरी करता था, कोई महत्वपूर्ण नहीं था। और रजिया अपने अधिकार के लिए, रजिया क्या करती है, अपने अधिकार के लिए क्या करती है, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास पहुंचती हैं, जनता से अनुरोध करती हैं
और जनता फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाती है और रजिया सुल्तान को बैठाती है गद्दी पे। ऐसी कुछ कहानी रहती है। देखो, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को लिखना क्या है? लिखना पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाती है, पुत्र महमूद की गद्दी हो जाती है। रजिया की योग्यता को देखते हुए उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको ग्वालियर अभियान लिख लेना है कि ग्वालियर अभियान के समय इल्तुतमिश ने इसको प्रभारी नियुक्त किया था और कुशल प्रबंधन को देखते हुए उत्तराधिकारी घोषित किया। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी, मनोनयन पत्र, उत्तराधिकारी मनोनयन पत्र इल्तुतमिश ने जारी किया था, इसमें रजिया को सुल्तान घोषित किया था। इस मनोनयन पत्र को बनाया किसने था? तो याद रखना, ताजुल मुल्क मोहम्मद दाबिन ने इस मनोनयन पत्र को बनाया था इल्तुतमिश के कहने पर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? याद रखना, धार्मिक तक जब बात आती है तो इल्तुतमिश धार्मिक प्रवृत्ति का था। मिनहाज उस सिराज लिखता है इस बारे में, मिनहाज उस सिराज लिखता है कि इल्तुतमिश का, अब सुन लेना, लिखना नहीं आपको, सिर्फ सुनना है आपको, कि लिखने का टाइम इतना नहीं है, आप लिखते रहो सब चीजें, वरना अभी उतना नोट्स मेकिंग नोट्स आपका भी, अब सिर्फ आप कहते हैं अपनी रिवीजन चल रहा है, आपको यूनिट खत्म करना है अच्छे से। तो इल्तुतमिश, मिनाज सिराज बोलता है कि इल्तुतमिश का धार्मिक विश्वास इतना प्रशंसनीय था और उसका हृदय इतना आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित था, वह धार्मिक रहते हुए भी उलेमाओं के विचारों का खंडन करता था। रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करते समय उलेमाओं ने उसके विचार का समर्थन नहीं किया और इस्लामी सियाहों के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद पर इल्तुतमिश की हत्या करने का प्रयास भी किया गया। ठीक है ना? यह उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट थे कौन? धार्मिक उलेमा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो, तो ये पूरा लिख लिया मैंने। इसमें ताजुल मुल्क का नाम है रखना, रजिया सुल्तान है रखना, ये सारी चीजें रखना, ग्वालियर अभियान है रखना। 4-5 पॉइंट आपको रखने थे, याद रख लिया आपने। अब आते हैं गद्दी पे कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर आते कब आते? 1236 में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर आते, इस टाइम पे क्या होता है याद रखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, जिसको उलेमाओं ने बैठाला था गद्दी पर बैठते ही भोग विलास में रम जाता है और जो शाही खजाना था उसको बर्बाद कर रहा था, शाही खजाने को बर्बाद कर रहा था, ठीक ना? रुकनुद्दीन के समय उसकी माँ शाह तुर्कान, इसकी माँ कौन? इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में प्रशासन का प्रबंधन था, याद रखना, यह अपने हाथ में दायित्व था। शाह तुर्कान का आतंक, शाह तुर्कान ने क्या आतंक के साथ ही शासन प्रारंभ कर दिया, यहाँ तक कि इल्तुतमिश के योग्य और होनहार पुत्र कुतुबुद्दीन को शाह तुर्कान ने अंधा करवा दिया था। एक और पुत्र इसका कौन? कुतुबुद्दीन। इल्तुतमिश का एक और पुत्र कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन याद रखना, इसको क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। इसी समय बदायूं, मुल्तान, लाहौर, झांसी के गवर्नरों ने भी क्या विद्रोह कर दिया था और फिरोज ने इनका दमन किया था, फिरोज ने इनका दमन किया था। इसी समय पर रजिया आंटी आती है, क्या करती है? रजिया आती है, रजिया, रजिया क्या करती है? लाल वस्त्र पहनकर, चोगा बोलते हैं, लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार की नमाज के समय पर जामा मस्जिद पहुंचती है दिल्ली की, ठीक ना? और अमीरों के सम्मुख उपलब्ध होती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अयोग्यता और शाह तुर्कान के अत्याचार का विवरण देती हैं और वो अपने आप को इल्तुतमिश की इच्छा का पालन करने के लिए एकत्रित समुदाय से निवेदन करती है। तो उत्साहित भीड़ में क्या हुआ? उत्साहित भीड़ ने एकत्रित होकर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। रुकनुद्दीन के दिल्ली लौटने से पहले ही रजिया को सिंहासन में बैठा दिया। दिल्ली पहुंचते ही रुकनुद्दीन को बंदी बना दिया गया, ठीक है ना? रुकनुद्दीन की कहानी मैंने बता दी आपको, कुछ नहीं ज्यादा। आते रजिया फिरोज, रजिया, रजिया सुल्तान अपने आप में महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान अपने में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ घटनाएं, ज्यादा नहीं है। गद्दी बैठने की घटना आप देख ही चुके हो, गद्दी पर बैठने की घटना आप देख ही चुके हो। यहाँ से जो क्वेश्चन था भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 साल तक शासन किया, ज्यादा नहीं किया। 1236 से लेकर 40 तक शासन किया, ठीक है ना? ठीक। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता जाती है भैया? दिल्ली की गद्दी पर कोई महिला बैठती है। दूसरी बात, जनता ने योगदान दिया, जनता के सहयोग से बैठी है, तो दिल्ली की गद्दी पर जनता ने अधिकार जमाया, ठीक है ना? इस मामले जनता की बात में इसामी महोदय बोलते हैं, इसामी महोदय
ये बुक है फुतूह उस-सलातीन। इससे जानकारी मिलती है कि रजिया ने क्या किया था, जनता से समझौता कर गद्दी पर बैठी थी। यदि वह उसकी आशाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो जनता उसे वापस पदच्युत कर देगी। ठीक है ना? एक स्त्री को शासक स्वीकार कर तुर्कों ने अपनी उदारता और समन्वीकरण का परिचय दिया था। क्या रखना? तो इस्लामी के फुतूह सलातीन से रजिया के जनता के साथ समझौते की जानकारी मिलती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? जब जनता ने और सैन्य अधिकारियों ने क्या किया, जब जनता ने और सैन्य अधिकारियों ने राज्यारोहण किया रजिया का, तो इस समय पर जो आपके तुर्क प्रांतीय सूबेदार थे, अमीर थे, जो तुर्क प्रांतीय सूबेदार अमीर थे, स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। फलनस्वरूप घटना होती क्या होता है? फलनस्वरूप क्या होता है? रजिया के समय से ही विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। क्या? विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। इसी बात को मिनाज फिर से लिखते हैं, मिनाज लिखते हैं इस बात को लेकर, मिनाज उस राज लिखते हैं इस बात को लेकर कि रजिया में बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे। अब लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको सुनते चलना कि क्या रजियाओं में बादशाहों के अनुकूल बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। किंतु नारित्व के बदले जातीय विरोध या अमीरों के विरोध के कारण रजिया का पतन हुआ। ठीक है ना? रजिया सुल्तान, रजिया शक्तिशाली तुर्क सामंतों को संतुलित रखने के लिए गैर तुर्कों का दल संगठित करना चाहती थी। यह उसका प्रयत्न सबसे अधिक खतरनाक सिद्ध हुआ था। ठीक है ना? ठीक, चलो तैयार रखना। नारित्व की बात कौन करता है रजिया की? मिनहाज। इस नारित्व शब्द है ना, बस इतना याद रहेगा, आपको अपने आप आंसर बन जाएगा। इस सेंटेंस पूछा भी जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक प्रथम विद्रोह कौन सा होता है? लोग विद्रोह देखते हैं, प्रथम विद्रोह कौन सा है रजिया के समय पर? हुआ क्या सबसे पहले, जो आपका इल्तुतमिश का वजीर था, इल्तुतमिश का वजीर था निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी। सबसे पहले इसी ने विद्रोह किया। क्या किया? इसने विद्रोह किया। रजिया ने इसको हराकर इतना बेबस कर दिया कि भाई साहब राजधानी छोड़ के चले गए। जब राजधानी छोड़ के गए तो इन्हीं के चार अन्य सहयोगी गवर्नरों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर रजिया ने क्या किया? कूटनीति का सहारा लिया। रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया। क्या लिया? हल्ला फैला दिया जनता में और अफवाह फैला दी कि चारों लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिले थे और एक दूसरे की बुराई कर रहे थे कि हम जीते तो इनको ये तो इनका इनका इनका, एक दूसरे का होता नहीं कि अफवाह है कि भाई हम चार लोग हैं, एक के दुश्मन है, और वो बोलते कि नहीं चारों लोग मुझसे आके अलग अलग मिले हैं, क्या क्या बात नहीं किसी को पता नहीं, अफवाहें फैला दी। इन चारों लोगों में ही आपस में क्या हुई? फूट हो चुकी और आपस में चारों भी राजधानी छोड़कर भाग गए। क्या हुआ? राजधानी छोड़कर भाग गए। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना। आगे चलकर रजिया क्या करती है? रणथंभौर अभियान करती है। क्या रणथंभौर अभियान होता है? रणथंभौर अभियान होता है रजिया का। तो रणथंभौर अभियान में इसका एक सहयोगी सेनापति था कुतुबुद्दीन हसन। क्या? कुतुबुद्दीन हसन, जो कि रणथंभौर के किलों को नष्ट कर देता है। हालांकि रणथंभौर को जीत नहीं पाते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो रणथंभौर अभियान होता है। कुतुबुद्दीन हसन इसका सेनापति था, जिसने सहयोग किया था। हालांकि रणथंभौर को जीत नहीं पाए थे लोग। साथ ही साथ एक और बात आती सामने कि रजिया के काल में नरुद्दीन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? किरमात व
अहमदिया संप्रदाय के मुसलमानों को इकट्ठा कर कर विद्रोह किया था। किरमात माँ अहमदिया संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह किया था। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। इस बात को आपको रखना है, विद्रोह करने की कोशिश की थी, ठीक ना। एक और बात आती है कि रजिया ने क्या किया था, तुर्कों की शक्ति को शांत करने, तुर्क चहलगान थे आपके 40 सरदार, उनकी शक्ति को कम करने के लिए एक अविस्ने याकूत को, अविस्ने मुसलमान या याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। इससे तुर्की अमीर सतर्क हो गए और फिर रजिया के विरुद्ध अफवाह फैलाई कि याकूत के साथ क्या है, उसके अवैध संगत है। क्या है? याकूत के साथ क्या है? अवैध क्या है? संबंध है, ठीक ना। और इस बात को मिनहाज और सिराज भी स्वीकार करते हैं। मिनहाज और सिराज भी स्वीकार करते हैं कि रजिया के याकूत के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध थे। रजिया के समय लाहौर और मुल्तान के गवर्नर क्या, अब याद रखना यहाँ पे लाहौर हुआ, मुल्तान का गवर्नर था कौन? कबीर खां। कबीर खां विद्रोह करता है तो रजिया ने उसको हराया, कबीर खां से लाहौर छीन लिया, परंतु उसको मुल्तान का गवर्नर बने रहने दिया। क्या? मुल्तान को जीत लिया रजिया ने, बट मुल्तान का वो गवर्नर बना रहा कौन? कबीर खान, ठीक ना। कौन? कबीर खान। इस बात को आपको रखना है। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, रजिया क्या, जब सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उस समय उसके खेमे में ही विद्रोह उड़क गया। क्या होगा? विद्रोह हो गया और याकूत खान को मौत के घाट उतार दिया। क्या? याकूत खान को मौत के घाट उतार दिया। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। और रजिया के समय आगे क्या होता है, भटिंडा के गवर्नर होते हैं, वहां पे भी क्या होता है, विद्रोह होता है। भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, अल्तुनिया विद्रोह करता है। रजिया इसको दबाने के लिए जाती है परंतु पराजित हो जाती है और कैद कर ली जाती है, ठीक है ना। क्या? अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जाती हैं तो वहां पे उनको बंदी बना लिया जाता है, कैदी बना दिया जाता है। इस समय पर दिल्ली की गद्दी अनुपस्थित खाली हो गई थी। तो दिल्ली में घटनाक्रम क्या होता है, दिल्ली में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके इख्तियारुद्दीन थे वजीर, इख्तियारुद्दीन एतगिन था। इसने क्या किया, रजिया के भाई को, बहराम शाह को, रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। बहराम शाह को सुल्तान बना दिया, क्या रखना। लेकिन होता क्या है, रजिया यहाँ पे कूटनीतिक चाल चलती है, रजिया कूटनीतिक चाल चलती है और अल्तुनिया से ही शादी कर लेती है। क्या? अल्तुनिया से विवाह कर लेती हैं और दोनों मिलकर दिल्ली को जीतना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों मिलकर दिल्ली को जीतना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन कैथल की लड़ाई होती है। क्या होती है? कैथल, कैथल की लड़ाई होती है जब भाई से दिल्ली जीतने के जाते हैं तो कैथल की लड़ाई होती है। बहराम शाह से क्या होते हैं, जे अल्तुनिया और रजिया पराजित हो जाती है, उनकी मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। इसका गद्दी पे कौन बैठेगा? बहराम शाह। तो इस प्रकार से क्या, हमने रजिया की कहानी भी देखी, रजिया का घटनाक्रम भी देख लिया कि रजिया का घटनाक्रम किस पार था। अब आता है बहराम शाह, कौन आता है? बहराम शाह गद्दी पे आता है, ठीक ना। तो बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद और बलबन, ये तीन लोग आपको मिलेंगे। आप कौन? बहराम शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद आपको मिलेगा, आपको बलबन। और बलबन के बाद आपका है खिलजी वंश। तो यहाँ तक मैं रोकता हूँ क्योंकि 1 घंटे का क्लास बड़ा हो गया, क्लास बड़ा नहीं करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट गुलाम वंश का, गुलाम वंश का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना और पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर चलना। और आपको मैंने बोल रखा है, यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड भी आपको शेयर किया है, आप चाहो तो उस पर कुछ हेल्प भी कर सकते हो, स्कैन करो, जो भी मिनिमम पेमेंट हो आप एवरी क्लास का तो अपना कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।